तो सेक्शन जे में पहले क्वेश्चन में चार्ज क्यू एक पे दिया हुआ है और एक पे जीरो चार्ज दिया हुआ है, और हमसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है और इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है अलग अलग पॉइंट पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाने के लिए हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की आवश्यकता नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम सीधे ही बता सकते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस जीरो कारण तो जीरो होगा और इस वाले कारण इधर की तरफ हो जाएगा कितना, Q अपॉन 2A एप्सिलॉन जीरो। इस पॉइंट को 1 नाम दें अगर अपन, तो E81 कितना हो गया, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन जीरो माइनस आई कैप। ये हो गया E81 Q अपॉन 2 एप्सिलॉन जीरो और माइनस आई कैप। यहाँ वाली पोजीशन की बात करें तो यहाँ Q अपॉन 2 एप्सिलॉन जीरो और प्लस आई कैप, और यहाँ वाली पोजीशन की बात करें तो Q अपॉन 2 एप्सिलॉन जीरो और प्लस आई कैप। इसी कारण कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा। और अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें अगर अपन कि किस साइड कितना चार्ज इसमें आया होगा, तो मान लिया अपन ने कि इधर की तरफ जो है इस वाली प्लेट की इस वाली साइड पर x चार्ज आया, अगर तो x आया तो सामने कितना मान लेते हैं अपन, माइनस एक्स। इधर कितना हो गया Q माइनस एक्स, और यहाँ पर कितना हो गया x। और अब कंडक्टर के अंदर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो करें तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। तो Q माइनस एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन जीरो इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन जीरो। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ गया, Q/2। तो x की जगह Q/2 डाल देंगे तो हर एक सरफेस का चार्ज पता लग जाएगा। और ये था J1। और इसके बाद सेम ऐसे ही J2 वाले क्वेश्चन में क्या है, इस बार 3 प्लेट्स दे रखी हैं अपने को, और ये 3 प्लेट्स दे रखी हैं अपने को, इस पे चार्ज कितना दिया हुआ है, इस वाले पर है -Q, इस वाले पर 0 और इस वाले पर कितना है 2Q। तो हमें क्या पता लगाना है कि फाइंड द चार्ज अपीयरिंग ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द लेफ्ट मोस्ट पार्ट। तो किसी पर भी चार्ज पता लगाना है तो जैसे अपन ये x मान लिया तो सामने -x हो गया, और ये 0 है तो ये वाला +x हो गया, और वापिस सामने -x हो गया, और ये x है ये -q, तो इधर कितना हो जाएगा -q माइनस x, और ये वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2Q प्लस x। अब इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कराना है अगर अपने को, तो ये तो कैंसिल हो गए। और अगर किसी का साइन नहीं पता है अपने को तो उस पूरे को मिलाकर बाय डिफॉल्ट हम पॉजिटिव मान सकते हैं, है ना, क्योंकि हमें साइन नहीं पता तो हम पॉजिटिव मान लेंगे, और अगर वो नेगेटिव होगा तो अपने आप ही एक माइनस आएगा तो वो डायरेक्शन को अपने आप ही रिवर्स कर देगा। और इस 2Q प्लस एक्स के कारण इधर की तरफ तो कितना हो गए -Q माइनस एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन जीरो इक्वल टू 2Q प्लस एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन जीरो। तो यहाँ से इधर आ गया तो कितना हो गया 2x इक्वल टू, और ये Q उधर गया तो कितना हो गया -3Q। तो 2x इक्वल टू -3Q, तो x इक्वल टू कितना हो गया -3Q/2। ये x की वैल्यू पता लगी अपने को। अभी x की वैल्यू डाल देंगे तो इससे अपने को सभी जगह का चार्ज पता लग जाएगा। तो जैसे यहाँ पर लिखे अपन -3Q/2, तो यहाँ का चार्ज कितना आ गया Q/2। और फिर इसके बाद सेक्शन इसी के J3 वाले क्वेश्चन जो दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है J3 वाले क्वेश्चन में, इसमें हमें दिया हुआ है 2 शीट्स हैं, और जो है एक पे चार्ज सिग्मा ए है, तो सिग्मा ए को ऐसा करें Q मान लेते हैं, और दूसरी वाली जो शीट है उस पे चार्ज -2 सिग्मा ए है, तो फिर -2 सिग्मा ए को क्या मान सकते हैं अपन -2Q, फिर बाद में वैल्यू डाल देंगे। और फिर क्या है कि एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमने लगा रखा है, ऐसा सवाल हमने एग्जाम्पल में भी देखा था। तो ये चार्ज यहाँ x है तो यहाँ -x मान लिया, और ये Q है तो ये वाला कितना हो गया Q माइनस एक्स, और ये वाला कितना हो गया -2Q प्लस x। अब किसी पॉइंट पर इसमें किसी पॉइंट पर अगर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो वो जीरो करें अगर, तो x और -x के कारण तो कैंसिल हो गया, Q -x के कारण इधर की तरफ आएगा, कितना आएगा Q -x अपॉन 2A एप्सिलॉन जीरो। और उसके अलावा ये जो E है वो इधर की तरफ ही है, तो E की डायरेक्शन इधर की तरफ ही है तो प्लस E, और उसके अलावा -2Q प्लस x, इसका साइन नहीं पता तो बाय डिफॉल्ट इसको हम पॉजिटिव मानेंगे, तो इसके कारण डायरेक्शन इधर की तरफ, तो कितना हो गया -2Q प्लस x अपॉन 2A एप्सिलॉन जीरो। तो इस पूरी लाइन में क्या अननोन है x, तो इससे अपन x की वैल्यू पता लगा सकते हैं। ये है J2, 3 वाला था ये J3, 2 ये वाला था J2 और वो J3। और इसके बाद J4 वाला क्वेश्चन देखें, इसमें क्या दिया हुआ है J4 वाले में, फिगर शोज 2 कंडक्टिंग स्फीयर सेपरेटेड बाय लार्ज डिस्टेंस, और रेडियस दे रखी है एक की 2 सेंटीमीटर और एक की 3 सेंटीमीटर, और फिर हमने इसको कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया। तो फिर हमसे पूछा है कि फाइनल चार्ज क्या होगा, तो 2 कंडक्टर को कंडक्टिंग वायर ज्वाइन करें तो हमने देखा था कि चार्ज जो है वो रेडियस के प्रोपोर्शनल होता है, तो Q1/Q2 बराबर R1/R2 ऐसा देखा था अपन ने। और इसके आधार पर Q1 की वैल्यू लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं, तो Q1 बराबर कितना R1/R1 प्लस R2 इंटू Q1 प्लस Q2। और इस तरह से Q2 लिखना है अगर अपने को, तो Q2 बराबर कितना हो जाएगा R2/R1 प्लस R2 इंटू Q1 प्लस Q2। और क्वेश्चन में हमें Q1 प्लस Q2 की जो वैल्यू है वो दे रखी है 20 + 10 यानी 30 माइक्रोकूलम।
तो टोटल मिलाकर के ये दिया हुआ है अपने को 30 माइक्रोकुलाम और R1 R2 की वैल्यू दे रखी है कितनी 2 सेंटीमीटर और यहाँ 2 + 3 5 तो 2/5 × 30 है ना। तो ये कितना हो जाएगा 12 माइक्रोकुलाम ही हो गया और 18 माइक्रोकुलाम ही हो गया। तो ये हर एक का चार्ज पता लग गया। उसके बाद हमसे पूछा है सिग्मा का रेशो। अब देखो सिग्मा का रेशो कैसे निकालेंगे, जैसे सिग्मा 1 लिखें तो क्या लिखेंगे Q1/4 pi × R1²। अब जो Q1 है वो खुद किसके प्रोपोर्शनल आया है R1 के, तो R1 के प्रोपोर्शनल आया तो प्रोपोर्शनलिटी की बात करें तो एक R1 ऊपर आएगा, R1² ऊपर नीचे है तो एक R1 बचा रह जाएगा। तो सिग्मा 1 जो है वो R1 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ गया। इसका मतलब सिग्मा R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बनेगा। तो जैसे क्यू आर के प्रोपोर्शनल था, सिग्मा क्यों आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आया, देखो क्यू में तो आर आ ही रहा था। सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, कंडक्टर को जो भी चार्ज देंगे सारा सरफेस पर होगा, तो चार्ज पर यूनिट एरिया में क्यू में भी आया आर और नीचे आया R1², तो एक R1 कट के और सिग्मा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो गया। तो देखो क्यू पूछे अगर कभी तो आर के प्रोपोर्शनल है, कौन से वाले केस में, जब दो स्फीयर एक दूसरे से काफी सेपरेशन पर हों और इस तरह से जुड़े हुए हों। और सिग्मा के बारे में पूछे तो सिग्मा जो है वो आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसमें अपन से आगे जाकर पूछा है कि रेशियो ऑफ द फाइनल चार्ज डेंसिटी, तो सिग्मा 1/σ2 बताना है, तो क्या हो जाएगा R2/R1 यानी कितना हो जाएगा 3/2। और एक इसमें आखिरी पार्ट में पूछा है हीट प्रोड्यूस कितना होगा, इसमें J4 के आखिरी पार्ट में हीट प्रोड्यूस कितना होगा। तो हीट कैसे निकाल सकते हैं अपन, U इनिशियल माइनस U फाइनल। अब U इनिशियल माइनस U फाइनल में U की वैल्यू लिखें, इधर लिख देता हूं U की वैल्यू। तो U इनिशियल कैसे लिखेंगे अपन, U इनिशियल इक्वल टू इनिशियल चार्ज डेंसिटी इक्वल टू K Q1²/2R1 पहले की सेल्फ एनर्जी, K Q2²/2R2 दूसरे की सेल्फ एनर्जी और इंटरेक्शन एनर्जी 0 क्योंकि काफी दूर है। और यू फाइनल की बात करें अगर अपन तो कितना हो जाएगा K Q1²/2R1 प्लस K Q2²/2R2 और इंटरेक्शन एनर्जी 0, तो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल लिख देंगे तो इससे अपने को हीट की वैल्यू पता लग जाएगी। तो हीट निकालनी अपने को, तो हीट मतलब लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी यानी यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। Q1 Q2 कैपिटल Q1 Q2 और स्मॉल Q1 Q2 हमको गिवन है तो इससे हमें इसकी वैल्यू पता लग जाएगी। ये था J4। J5 वाले क्वेश्चन में 2 कॉन्सेंट्रिक होलो कंडक्टिंग स्फीयर दिए हुए हैं, रेडियस A और B है और चार्ज इस पर अभी QA और QB है। इफ दे आर कनेक्टेड बाय कंडक्टिंग वायर देन फाइंड आउट द फॉलोइंग। अब जैसे हमने इसको कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया तो फिर क्या होगा, तो चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसको सोल्व करने के लिए अपने 2 तरीके देखे थे, क्या कि माना कि यहाँ पे चार्ज x मान लो तो यहाँ QA + QB - x हो जाएगा और फिर दोनों का पोटेंशियल सेम कर दो। लेकिन दूसरा जो छोटा आसान रास्ता देखा था अपन ने वो ये था कि माना कि इस पर जो है अब चार्ज कुछ x है, अगर चार्ज x बचा तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बचा तो फिर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस से 1 और 2 का जो पोटेंशियल है वो सेम नहीं हो पाएगा। तो 1 और 2 का पोटेंशियल अगर सेम नहीं हो पाएगा तो पोटेंशियल तो सेम होना है जबकि इन दोनों को ज्वाइन किया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर दोनों का पोटेंशियल सेम होना है तो x को 0 होना पड़ेगा। तो 4E = 0, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने के लिए x को 0 होना पड़ेगा और x को 0 होने का मतलब यह है कि सारा का सारा चार्ज जो है वो बाहर आ जाएगा। तो बाहर टोटल था चार्ज QA + QB - x, तो x 0 हो गया तो बाहर वाले पे चार्ज कितना हो गया QA + QB। तो कनेक्ट करने के बाद क्या सिचुएशन बनी है, कनेक्ट करने के बाद सिचुएशन बनी है कि इस पर चार्ज 0 है और बाहर वाले पर QA + QB है। तो हमें क्वेश्चन में क्या क्या पता लगाना है, पहला पार्ट फाइनल चार्ज ऑन ईच इनर एंड आउटर, तो इनर पे 0 और आउटर पे QA + QB। और हीट निकालने के लिए पोटेंशियल एनर्जी निकालें तो इनिशियल कितनी होगी पोटेंशियल एनर्जी, ये वाला जो चार्ज है ये वाला स्फीयर कनेक्ट करने के पहले इस पे कितना चार्ज था QA, तो बना K QA² और दूसरे वाले पे K QB²/2b। ये इन दोनों की सेल्फ एनर्जी और इसकी सेल्फ एनर्जी और इसकी सेल्फ एनर्जी। और उसके बाद जो है इंटरेक्शन एनर्जी लिखना चाहें अगर अपन तो इस पर QA इस पर QB चार्ज था तो कितना बनेगा QB तो चार्ज और QA कारण पोटेंशियल कितना बना वहां पर K QA/B। और U फाइनल लिखना चाहें अगर अपन तो U फाइनल कितना बना, सारा का सारा चार्ज बाहर वाले पर आ गया तो सिर्फ उसकी सेल्फ एनर्जी रह गई तो कितना हो गया K QA + QB का होल स्क्वायर यानी KQ²/2R यानी 2B। और अब इन दोनों का डिफरेंस निकालें अपन तो इससे अपने को हीट की वैल्यू पता लग जाएगी। तो हीट निकालना है तो हीट बराबर क्या हो जाएगा U इनिशियल माइनस U फाइनल। तो U इनिशियल माइनस U फाइनल करें तो इससे अपने को इसको ओपन कर दो चाहो तो पहले, तो ये कितना हो जाएगा QA² + QB² + 2QA QB और अपॉन 2B। अब देखो
ये जो के टू क्यू ए क्यू बी वाला आएगा उसमें से ये टू कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो टर्म है ये वाली कैंसिल हो जाएगी के क्यू ए क्यू बी इस वाली टर्म से। उसके अलावा के क्यू स्क्वायर बाई टू बी के क्यू स्क्वायर बाई टू बी कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा रहेगा यहाँ से के क्यू स्क्वायर बाई टू ए और माइनस के क्यू स्क्वायर बाई टू बी। इसमें से के क्यू ए स्क्वायर कॉमन आ गया तो कितना बच गया 1/2a माइनस 1/2b, ये वैल्यू आ गई इसकी। और इसके बाद J6 वाले क्वेश्चन में क्या है, J6 वाले क्वेश्चन में R1 R2 जो है वो रेडियस दे रखी है इसकी, और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है J6 वाले में कि इनिशियली इस पर चार्ज कितना है 0 और बाहर वाले पर चार्ज कितना है Q, और हमें क्या पता लगाना है, हमें पता लगाना है एंड देन इनर शेल इज ग्राउंडेड। अब अगर इनर शेल को ग्राउंड करें, यहां अभी तक तो ग्राउंड नहीं किया, अब अगर अपन इनर शेल को ग्राउंड करने वाले हैं तो उसके बाद का चार्ज पता लगाना है। तो देखो ये इनर शेल को ग्राउंड कर दिया अपन ने, अब ग्राउंड करने के बाद इसका चार्ज बदल जाएगा, तो ये x हो गया और बाहर वाला कितना हो जाएगा, माना कि इस पे x है, बाहर वाले का चेंज नहीं होगा क्योंकि किसी से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन अंदर वाला क्या है कि अर्थ से कनेक्ट हुआ, तो अर्थ से कनेक्ट हुआ तो इसलिए उसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बदल जाएगा। अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बदल जाएगा तो चार्ज की वैल्यू निकालनी, तो कैसे निकाल सकते हैं अपन, ग्राउंड कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, ग्राउंड कर दिया यानी उसका जो पोटेंशियल है वो जीरो हो गया, तो उसका पोटेंशियल जीरो हो गया, तो इसके लिए अपन क्या करें, इस पॉइंट 1 का पोटेंशियल जो है वो जीरो कर देते हैं, इसको पॉइंट 1 नाम दे दिया अपन ने, तो V1 बराबर जीरो करें तो कितना बनेगा, देखो V1 इक्वल टू के एक्स अपॉन R2, के एक्स इसका चार्ज एक्स मान लिया और इसका पोटेंशियल जो है वो कितना हो गया के एक्स बाय R1, और बाहर वाले कारण Q वाले चार्ज के कारण अंदर वाले पॉइंट का पोटेंशियल कितना बनेगा के एक्स अपॉन R2, के क्यू अपॉन R2 बराबर जीरो। तो यहां से x बराबर कितना हो गया माइनस R1 बाय R2 और इंटू क्यू, ये x की वैल्यू आ गई, ये x की वैल्यू आ गई, यानी हमें इसका चार्ज पता लग गया। अच्छा, ये जो चार्ज आया है वो कहाँ से आया होगा, वो अर्थ से आया होगा, तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन चल करके आ गए होंगे, तो अगर हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या पता लगानी है तो हम वो भी बता सकते हैं। तो जैसे हमने ऐसा पढ़ा था Q बराबर NE, तो यहाँ x बराबर NE लिख सकते हैं, E माना इलेक्ट्रॉन का चार्ज, वो नेगेटिव होता है, तो यहाँ से माइनस R1 बाय R2 इंटू क्यू बराबर माइनस NE, तो ये माइनस तो कैंसिल हो गया, और E की वैल्यू या N की वैल्यू हम बता सकते हैं, E नीचे चला जाएगा, तो N बराबर कितना हो गया R1 बाय R2 और इंटू Q बाई E, यानी कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आए होंगे चल करके। तो हर स्फीयर में चार्ज बताना था, तो इसका तो चेंज हुआ नहीं, बाहर वाले पे कितना रहा Q, पहले भी Q था बाद में भी Q, क्योंकि इसी से कनेक्टेड नहीं था, और अंदर वाले पे जो चार्ज है वो ये वाला, तो जिसको अर्थ किया है उसको हम उसका पोटेंशियल जीरो कर देंगे, तो उससे हमें उसका चार्ज पता लग जाएगा। और इसी का आखिरी सवाल J7 में क्या दिया हुआ है अपने को, J7 में दिया हुआ है कि दो स्फीयर हैं और जो है हमने इन स्फीयर को, एक स्फीयर ये है और एक स्फीयर ये वाला है, और हमने इसको V1 पोटेंशियल तक चार्ज किया, तो V1 पोटेंशियल तक चार्ज किया तो मान लो कुछ Q1 चार्ज आ गया, तो V1 बराबर क्या लिख सकते हैं के Q1 बाय R1। इस दौरान बाहर वाले पे कोई चार्ज नहीं है, यानी इसकी चार्ज की जो वैल्यू है वो जीरो है। अब अपने क्या किया, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, तो इसको और इसको ज्वाइन कर दिया कंडक्टिंग वायर से, तो फिर क्या होगा, दोनों में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो अब क्या है कि अगर इस पर चार्ज बचा तो अपन ने इसको कैसे सोल्व किया हुआ है कि मान लो इस पर कुछ चार्ज x बचा, तो x बचा तो यहाँ कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बचा तो फिर इन दोनों का जो पोटेंशियल है वो सेम नहीं हो पाएगा। तो पोटेंशियल सेम होने के लिए V1 बराबर V2 होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को जीरो होना पड़ेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का मतलब ये x जीरो होना पड़ेगा, यानी इस पर कोई चार्ज नहीं बचेगा, तो सारा चार्ज किधर आ जाएगा बाहर, तो सारा चार्ज बाहर आ जाएगा। तो क्या होगा, अब सारा चार्ज बाहर आने के बाद इधर दिखा देता हूं, तो सारा चार्ज अगर बाहर आ गया अब इसमें, तो इस पर कितना चार्ज बचा जीरो, और सारा चार्ज यानी Q1 चार्ज यहां पर आ गया, और इसकी खुद की जो रेडियस है वो R2 है। तो अगर हम सबकी बार पूछा कि बताओ कि डिटरमाइन द पोटेंशियल एक्वायर्ड बाय द स्फेरिकल शेल, तो इसका पोटेंशियल कितना बनेगा, तो इस पर जो चार्ज आया वो है Q1 और इसकी रेडियस जो है वो है R2, इस पर कुछ चार्ज नहीं बचा है, अब इसका तो x बराबर जीरो हो गया, तो इस पॉइंट 2 का पोटेंशियल अगर हमें लिखना है तो किसके बराबर लिख सकते हैं, k चार्ज कितना है इस पर Q1 और रेडियस कितनी इसकी R2, और इसी कारण कोई पोटेंशियल होगा नहीं क्योंकि इस पे चार्ज जीरो बचा। अब इसको V1 के टर्म में लिखना चाहें तो यहाँ KQ1 की वैल्यू निकाल लो, तो KQ1 की वैल्यू कितनी बनी V1 R1 अपॉन R2, तो V2 की वैल्यू आ गई V1 R1 अपॉन R2। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 है ना, कंडक्टर वाला सेक्शन है, इसमें पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि द लाइन ऑफ फोर्स फॉलो द पाथ, इनमें से कंडक्टर में कौन सी वाली लाइन ऑफ फोर्स फॉलो हो रही होगी, तो
बी और सी में तो जो लाइन ऑफ फोर्स है वो कंडक्टर के अंदर ही एंटर कर गई, और हम जानते हैं कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। तो इसका मतलब लाइन ऑफ फोर्स अंदर एंटर नहीं करनी चाहिए। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हमने देखा भी था कि ELOF नेवर एंटर्स इनटू द कंडक्टर। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड और थर्ड यानी बी और सी वाला तो पॉसिबल नहीं है, तो एंटर कर गया, बचा ए और डी। तो अब एक और प्रॉपर्टी हमने देखी थी कि लाइन ऑफ फोर्स जो है वो कंडक्टर की सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, तो देखो क्या जो ए वाली लाइन ऑफ फोर्स है J1 में, ये जो ए वाली लाइन ऑफ फोर्स है ये कंडक्टर की सरफेस के परपेंडिकुलर है क्या? तो पहली वाली जो लाइन ऑफ फोर्स है ये वाली, ये तो नहीं है परपेंडिकुलर क्योंकि तो सेंटर से पास नहीं हो रही है। और जो ये वाली लाइन ऑफ फोर्स है जो ऐसे टेढ़ी हो रही है वो आगे जाने कर सेंटर से पास हो जाएगी। तो इस कारण से ये जो ये वाली लाइन ऑफ फोर्स है डी वाली, वो सभी प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रही हैं। इसके बाद J2 वाले सवाल में क्या बोला हुआ है अपन से कि न्यूट्रल स्फेरिकल मेटेलिक ऑब्जेक्ट है एक, और उसके पास में अपन क्या कर रहे हैं, फाइनाइट मेटल प्लेट लेकर के आ रहे हैं। अब देखो इनफाइनाइट लाने पर एक अलग सिचुएशन होगी क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आर का फंक्शन नहीं होता, लेकिन फाइनाइट लेंथ के लेकर के आएंगे जब तो आर का फंक्शन बनेगा। तो इसी कारण क्या होगा, वैसे ही न्यूट्रल है लेकिन इंडक्शन होगा तो यहाँ पे माइनस माइनस चार्ज आएगा और यहाँ पर ऐसे प्लस प्लस चार्ज आएगा जो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। तो हमसे पूछा हुआ है इस क्वेश्चन में द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट विल बी। अब इनके बीच में फोर्स कैसा होगा, तो प्लस और माइनस में अट्रैक्शन, प्लस और प्लस में रिपल्शन, तो नेट क्या होगा इनके बीच में, अट्रैक्शन। तो J2 वाले क्वेश्चन में जो है हमें पता लगाना था कि इस पर फोर्स कैसा होगा, तो टुवर्ड्स यानी अट्रैक्शन वाला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है हमसे बोला है अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज Q इज ब्रोट नियर अ न्यूट्रल मेटालिक स्फीयर। तो स्फीयर के पास में एक पॉइंट चार्ज लेकर के आ रहे हैं अपन, तो ये पॉइंट चार्ज स्फीयर के पास में लेकर के आ गए और ये इसका सेंटर है मान लो। और हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि इनिशियली तो न्यूट्रल था, अब किस तरह से क्या चार्ज होगा। तो इस चार्ज के कारण क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आया, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन चल करके यहाँ पर आए और ये प्लस यहाँ पर आया। तो चार्ज जो भी होगा वो सरफेस पर होगा, और इस सरफेस पर जो चार्ज है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो इसमें लिखा हुआ है द इंटीरियर रिमेन्स द न्यूट्रल एंड द सरफेस गेट नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ओवरऑल तो अभी भी न्यूट्रल है, लेकिन जो भी चार्ज होगा इंड्यूस चार्ज वो सरफेस पर होगा जो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसके लिए उसके जैसे हम ये तो बोल ही सकते हैं कि इनके बीच में अट्रैक्शन हो रहा होगा। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है अपन से, J4 में 3 कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल हैं। तो 3 शेल हैं, तो ये पहला शेल ये हो गया, दूसरा शेल ये वाला हो गया और तीसरा ये वाला हो गया। और इन पर जो चार्ज है वो किस तरह से हैं, टोटल चार्ज जो है वो है 4Q इस वाले पर है, और टोटल मिला करके, और -2Q इस वाले पर है, और -5Q इस वाले पर है। तो हमें हर एक सरफेस का चार्ज बताना है, तो वो अपन कैसे करेंगे, यहाँ गाउजियन सरफेस बनाए ऐसे, तो समेशन क्यू इनकी वैल्यू 0 होगी। तो समेशन क्यू इन 0 होने के लिए यहाँ कितना चार्ज आएगा, 0। टोटल मिलाकर कितना चार्ज है, 4Q। तो बाहर वाली सरफेस से 4Q हो गया, इस पर 4Q है तो सामने वाले पर कितना हो जाएगा, -4Q। अब टोटल कितना है, ये टोटल चार्ज लिखा हुआ है अपन ने, तो टोटल कितना है -2Q, उसमें से अंदर वाले पर आया -4Q, तो बाहर वाले पर कितना आ जाएगा, +2Q, क्योंकि दोनों का टोटल मिलाकर कितना हो गया, -2Q। आमने सामने क्यों सेम बोल रहे हैं अपन कि अगर अपन इस मेटल के अंदर 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 गाउजियन सरफेस बनाएंगे तो इसके हर पॉइंट पर ये 0 है, तो ये डॉट ds 0 होने से, समेशन क्यू इन 0 होने से, ये 4Q है तो यहाँ -4Q आना होगा, ऐसे ही 2Q है तो सामने -2Q आना होगा, लेकिन इसका टोटल कितना है, -5Q। तो -2Q ये है, -5Q ये, तो बाहर वाले पर कितना हो गया, -3Q। तो ये हर एक सरफेस का चार्ज हमने बता दिया। तो हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है द चार्ज ऑन द इनर सरफेस ऑफ द आउटर शेल। ये आउटर शेल है, इसकी इनर सरफेस पे चार्ज बताना है, तो कितना आ गया चार्ज, -2Q। और इसके बाद जो J5 वाला क्वेश्चन है उसमें क्या बोला हुआ है अपन से कि अ चार्ज Q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ लार्ज प्लास्टिक प्लेट। अब जैसे प्लास्टिक की प्लेट है तो प्लास्टिक की प्लेट यानी क्या, नॉन कंडक्टिंग। अब नॉन कंडक्टिंग है, प्लास्टिक की प्लेट जो है वो तो नॉन कंडक्टिंग होती है। अब नॉन कंडक्टिंग में क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला Q/2A ε0। फिर हमने क्या किया, फिर हमने चेंज करके ये किया कि
और इसकी वैल्यू भी दे रखी है अपने को 50 वोल्ट पर मीटर। अब हमने प्लास्टिक प्लेट को रिप्लेस कर दिया कॉपर प्लेट से। अब जब कॉपर प्लेट से रिप्लेस किया तो कंडक्टर हो गया, लेकिन कंडक्टर में क्यू के फॉर्म में जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, Q/2 एप्सिलॉन 0। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो इस वाले केस में भी कितनी आ जाएगी, 50, यानी वो की वही बनी रहेगी। ये है J5। तो इसमें इनर रेडियस R1 है और आउटर रेडियस जो है इसकी वो R2 है। और J6 वाले क्वेश्चन में मैं ये बोला हुआ है कि पहले तो अपन ने इसको कुछ Q चार्ज दिया, तो पहले तो देखो ये जो यहाँ मटेरियल है ना, यहाँ तो चार्ज आएगा नहीं, तो चाहो तो आप इसका इक्विवेलेंट डायग्राम ऐसा बना सकते हो, ये स्फीयर और ये वाला स्फीयर, और जो भी चार्ज आपने दिया Q वो सारा का सारा कौन सी सरफेस पर आ जाएगा, अपन ने देखा था आउटर सरफेस पर। वो कैसे प्रूव किया था अपन ने, अगर यहाँ कुछ चार्ज x भी आ गया तो यहाँ अगर आप गाउजियन सरफेस बनाओगे ना ऐसे इस तरह से, तो इस गाउजियन सरफेस के हर पॉइंट पर ये कितना है 0, तो E डॉट ds 0, तो समेशन Q इन कितना आना चाहिए 0। अब यहाँ कोई चार्ज नहीं रखा तो यहाँ कुछ चार्ज इंड्यूस भी नहीं होगा, तो जो भी चार्ज अपन ने दिया इसको Q वो सारा का सारा इसकी इस वाली सरफेस पर आ जाएगा, यानी कौन सी सरफेस पर, आउटर सरफेस पर। तो अब हमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बताएंगे, तो देखो तो जो भी चार्ज हमने दिया ना वो सारा का सारा आउटर सरफेस पर है, यानी Q यहाँ है और 0 यहाँ पर है, यानी यहाँ देखना चाहो तो ये 0 0 और सिर्फ यहाँ पर चार्ज है Q, तो इसलिए यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। यहाँ तो ऐसे भी 0 होना है कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0, और यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो यहाँ और यहाँ 0 है, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कहाँ पर होगा, यहाँ बाहर वाली पोजीशन पर। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन J7 में हमें इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं कि बी वाले में तो लाइन ऑफ फोर्स को अंदर से भेजा हुआ है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कंडक्टर के अंदर कभी एंटर नहीं करती हैं, हाँ, तो इसलिए बी वाला तो गलत हो गया। और ए वाले में क्या है कि टेंजेंशियली भेजा हुआ है, तो ए वाले पार्ट में क्या है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इस तरह से बना रखी है, और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को तो परपेंडिकुलर होना था, इसलिए ए वाला ऑप्शन जो है वो भी पॉसिबल नहीं है। सी वाले में आप देख सकते हैं कि जो लाइन ऑफ फोर्स है वो परपेंडिकुलरली टकरा रही है, यानी यहां से आगे बढ़ने पर वो सेंटर से पास हो रही है, तो यहां से आगे बढ़ने पर वो सेंटर से पास हो रही है, इस कारण से हम ऐसा बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो है वो अपनी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। और आखिरी वाले पार्ट में देखें आप इसी के डी वाले पार्ट में, तो डी वाले पार्ट में जो लाइन ऑफ फोर्स है वो नॉर्मली नहीं है, यानी परपेंडिकुलरली नहीं है, जो लाइन ऑफ फोर्स है वो सेंटर से पास नहीं हो रही है, अगर आप उसे आगे बढ़ाएंगे तो आगे बढ़ाने पर वो सेंटर से पास नहीं हो रही है। इस तरह से हमने इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टी से इसको देखा। और इसके बाद J8 वाला क्वेश्चन देखें, तो J8 वाले क्वेश्चन में क्या है कि कंडक्टर दिया हुआ है अपने को और दो स्फीयर अंदर की तरफ दिए हुए हैं। अब अपन ने इसमें कुछ चार्ज दिया, तो चार्ज देने पर क्या हुआ कि चार्ज कहां पर आ जाएगा इसका, ये सारा का सारा, तो जो भी चार्ज हम देंगे इसमें वो सारा का सारा इसकी आउटर सरफेस पर आ जाएगा। तो ये एक स्फीयर ये वाला है, एक स्फीयर ये वाला है, और हमने इन दोनों स्फीयर को आउटर स्फीयर से ज्वाइन कर दिया। तो ऐसा अपन ने एग्जाम्पल के दौरान भी देखा था कि जो भी चार्ज हम यहाँ देंगे वो सारा बाहर क्यों आ जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ कुछ चार्ज बच गया तो यहाँ कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बचा रह जाएगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बचा रह गया तो इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम नहीं हो पाएगा। तो अगर इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो होना पड़ेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो होने के लिए एक्स को जीरो होना पड़ेगा। तो इसका जो भी चार्ज है वो सारा कहाँ आ जाएगा, बाहर, इसका जो भी चार्ज है वो सारा कहाँ आ जाएगा, बाहर। तो शुरू में जो चार्ज हमने इसको दिया था Q1 और Q2 वो सारा का सारा बाहर आ जाएगा, और अब जो भी चार्ज होगा Q1 Q2 बाहर, और ऑलरेडी जो बाहर कैपिटल Q चार्ज था वो तो बाहर है ही सही, और अंदर वाले जो स्फीयर हैं उन पर कितना चार्ज बचा रह जाएगा 0 0, तो इनका जो सारा चार्ज है वो बाहर आ गया। तो अंदर वाले स्फीयर पर चार्ज 0 और बाहर का सारा का और बाकी सारा चार्ज बाहर वाले स्फीयर पर। इसके बाद नेक्स्ट J9 में हमें ऐसा बोला हुआ है कि मान लो तूफान आता है, तो आप बिजली कड़क रही है, अगर लाइटनिंग हो रही है तो उस लाइटनिंग से बचने के लिए क्या करेंगे। तो अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग पढ़ा था, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में क्या देखा था अपन ने कि मेटल जो है वो बाहर की इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को अंदर एंटर नहीं करने देता है, ये मेटल की विशेषता होती है। तो इसमें जो अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें अगर डी वाले में जैसा बोला हुआ है टच द नियरेस्ट इलेक्ट्रिकल पोल, तो अगर आप नियरेस्ट इलेक्ट्रिकल पोल को टच करते हैं तो उसमें समस्या क्या आएगी कि हम खुद ही मेटल के पास जा रहे हैं, तो हम में से खुद से ही करंट चला जाएगा। तो सबसे वर्स्ट ऑप्शन जो है वो है डी। और फिर उसके बाद सी वाले ऑप्शन में गेट आउट एंड बी फ्लैट ऑन द ग्राउंड, तो वो
थर्ड वर्स्ट ऑप्शन है। और उसके बाद टेक अ शेल्टर अंडर द ट्री। लेकिन अगर आप कार के अंदर ही रहते हैं तो कार के अंदर रहने पर क्या होगा कि कार का मैक्सिमम पोर्शन मेटल का बना हुआ है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग होगी तो आप उससे बचे रह जाएंगे। हाँ, कार में कुछ पोर्शन कांच का भी है, लेकिन बाकी 3 जो ऑप्शन यहाँ अवेलेबल है उनसे बेस्ट तो कार वाला ही ऑप्शन है। इसके बाद J10 वाले क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है अपन से कि एक स्फीयर है और इसके पास में अपन एक पॉजिटिव चार्ज लेकर के आए। अब पॉजिटिव चार्ज लेकर के आए तो इसके इंडक्शन के कारण यहाँ पर कैसा चार्ज आएगा, माइनस, और यहाँ कैसा चार्ज आएगा, प्लस। तो क्वेश्चन में हमें पूछा हुआ है कि द पोटेंशियल ऑफ बी, अब बी का पोटेंशियल बताना है, यानी इस स्फीयर का पोटेंशियल बताना है। तो जैसा अपन ने नोट्स में देखा था कि इंडक्शन के कारण अगर हमें पोटेंशियल पता लगाना है तो कौन से पॉइंट का पोटेंशियल हम बता सकते हैं, सेंटर का। सेंटर का क्यों, क्योंकि सेंटर से माइनस और प्लस दोनों की डिस्टेंस बराबर होगी। तो अगर अपन सेंटर का पोटेंशियल लिखें तो सेंटर का पोटेंशियल किस किस के कारण होगा, एक तो रोड के कारण होगा और एक इस स्फीयर के कारण होगा। तो इसमें से स्फीयर सेंटर का पोटेंशियल लिख रहे हैं अपन, तो स्फीयर के सेंटर पर एक इंड्यूस चार्ज के कारण होगा। तो इंड्यूस चार्ज के कारण और रोड के कारण, तो बताओ इंड्यूस चार्ज के कारण सेंटर का जो पोटेंशियल है वो कितना होगा, 0 होगा। तो सिर्फ रोड के कारण पोटेंशियल लिखना रह गया। अब रोड पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, तो हमें इस स्फीयर के सेंटर पर जो पोटेंशियल बताना था वो टोटल पोटेंशियल बताना था, उसमें से इंड्यूस का 0 आ गया तो सिर्फ पॉजिटिव चार्ज का बचा रह गया। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण कैसा पोटेंशियल आएगा, पॉजिटिव, तो इसके सेंटर का पोटेंशियल पॉजिटिव हो गया, तो इस पूरे स्फीयर का जो पोटेंशियल है वो भी कैसा हो गया, पॉजिटिव। J11 में क्लोज कर्व बना रखा है और पूछा है कि वर्क डन कितना करना पड़ेगा। तो आप जानते हैं क्लोज पाथ में क्या गया, वर्क डन 0 होगा। तो वर्क डन 0 आ गया, क्यों, क्योंकि क्लोज पाथ में कर रहे हैं इसलिए। और 12 वाले क्वेश्चन में क्या किया है, देखो अपन ने कि एक कंडक्टर है यहाँ पर और इस पॉइंट पी पर कोई चार्ज लेकर के आया, जैसे कौन सा चार्ज लेकर के आया, पॉजिटिव, तो प्लस क्यू चार्ज लेकर के आया, तो इंडक्शन से यहाँ कैसा चार्ज आएगा, माइनस, और यहाँ कैसा चार्ज आएगा, प्लस। अब क्या है कि ये तो है कंडक्टर, अब अपन ने क्या है एक क्लोज हाइपोथेटिकल सरफेस यानी गाउजियन सरफेस बनाई है ऐसे। तो ये जो गाउजियन सरफेस बनाई है ऐसे इस तरह से, तो बताओ इस गाउजियन सरफेस के अंदर चार्ज कैसा आया, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज आया तो समेशन क्यू इन जो है वो पॉजिटिव। तो बताओ इस गाउजियन सरफेस से जो फ्लक्स बनेगा वो कैसा बनेगा, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव फ्लक्स बन गया इससे। और 13 वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखो एक इलिप्टिकल सरफेस दे रखी है और ये है इलिप्टिकल सरफेस और इसमें ये मेटल है यहां से लेकर यहां तक में ऐसा। अब हमने क्या किया कि यहां पर एक चार्ज क्यू रख दिया। अब जैसे स्फीयर में रखते थे ना वैसे ही चार्ज क्यू रखा, तो यहां अगर अपन ऐसे गाउजियन सरफेस बनाए, यहां पर ऐसे इस तरह से गाउजियन सरफेस बनाए, तो इसके अंदर समेशन क्यू इन कितना आना चाहिए, 0। तो यहाँ क्यू है तो सामने कितना चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, माइनस क्यू, पर ये तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो बाहर वाली पार्ट पर कितना आ जाएगा, प्लस क्यू। अब ये जो इलिप्स है उसमें क्या है कि अलग अलग जगह रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग होगा। तो यहाँ की चार्ज डेंसिटी को अगर अपन सिग्मा कहें तो सिग्मा जो है वो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है। तो चार्ज डेंसिटी रेडियस ऑफ कर्वेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है। और स्फीयर में तो क्या होता है, स्फीयर में अगर कभी स्फीयर है मान लो, यहाँ चार्ज क्यू रखा होता अपन ने, तो यहाँ माइनस क्यू जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, क्योंकि पूरे स्फीयर की रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो एक जैसी होती। लेकिन यहाँ तो अलग अलग जगह इलिप्स में रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग है, इसलिए यहाँ का सिग्मा, यहाँ का सिग्मा, यहाँ का सिग्मा अलग अलग आएगा। तो सबसे पहले इसका बी ऑप्शन देखते हैं। इसमें लिखा है चार्ज डेंसिटी ए पर और बी पर एक जैसी आएगी क्या, तो नहीं आएगी, क्योंकि ए और बी दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग है, इसलिए सिग्मा ए और सिग्मा बी जो है वो इक्वल नहीं होगा, इज नॉट इक्वल टू सिग्मा बी। फिर इसके ए ऑप्शन पे आते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा क्या। अब हमने किसी भी कंडक्टर के नियर वाली पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वैल्यू देखी थी सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0। ये कहाँ का था, कंडक्टर के एकदम पास वाले पॉइंट का। अब इसमें जो सिग्मा है वो तो सेम नहीं है ए पर और बी पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी ए पर और बी पर सेम नहीं आएगा। यहाँ सिग्मा का नाम क्या होता है, लोकल चार्ज डेंसिटी। फिर हमसे पूछा है ए और बी का पोटेंशियल सेम होगा क्या, तो ए और बी का पोटेंशियल इसलिए सेम होगा क्योंकि कंडक्टर एक इक्वी पोटेंशियल बॉडी है, तो इसलिए ए से ए और बी या कोई भी पॉइंट लो उन सबका जो पोटेंशियल है कंडक्टर पे वो सेम होगा। तो कंडक्टर इज एन इक्वी पोटेंशियल बॉडी, इसलिए ए और बी का पोटेंशियल सेम आ गया। और लास्ट डी वाले देखें, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द केविटी इज, तो इस केविटी से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना जाएगा। तो यहाँ इस प्लस क्यू चार्ज से जितनी भी लाइन ऑफ फोर्स जा रही हैं यहाँ पर वो सारी की सारी माइनस क्यू पर आकर एंड हो जाएंगी, तो यहाँ सारी खत्म हो जाएंगी। फिर यहाँ से यहाँ तक कोई लाइन नहीं होगी, फिर यहाँ से आगे जा रही होगी। तो बताओ
इसमें से कितना लाइन ऑफ फोर्स जा रहा है, तो कुछ भी नहीं जा रहा क्योंकि ये क्यू और ये जितना माइनस क्यू, तो जितनी भी लाइनें यहां से शुरू हुई थी वो यहां खत्म हो गई। तो थ्रो दिस इलिप्स, इस इलिप्स से जाने वाली लाइनें कितनी हैं, 0, कुछ भी लाइनें नहीं जा रही। जबकि इन्होंने क्या बोला हुआ है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज क्यू बाय एप्सिलॉन 0, नहीं, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस इलिप्टिकल सरफेस इज 0। एक्सरसाइज ऑन पार्ट 3 में पहले वाला मैच द कॉलम में ये एक स्फेरिकल शेल है, इस पे चार्ज क्यू है और इस पर कोई चार्ज नहीं है, और फिर हमने इन दोनों को कंडक्टिंग वायर्स ज्वाइन कर दिया। तो जब हम इन दोनों को कंडक्टिंग वायर्स ज्वाइन करेंगे तो इनमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तब तक होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो तब तक इस पर कुछ ना कुछ चार्ज Q1 और इस पर कुछ ना कुछ चार्ज Q2 आएगा। अब चार्ज अगर फ्लो हुआ है तो जो कंडक्टिंग वायर है ना उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, और रेजिस्टेंस होगा तो चार्ज फ्लो होने का मतलब करंट फ्लो हुआ है, और करंट फ्लो हुआ है तो हीट लॉस तो होगी ही सही। तो इन चारों ऑप्शन में अगर चार्ज फ्लो होगा तो हीट डेवलप होगी ही सही, और जिस केस में चार्ज फ्लो नहीं होगा उसमें हीट डेवलप नहीं हो रही होगी। हीट तो हम ऐसे बता देंगे। बाकी और ऑप्शंस के लिए देखते हैं, तो पहले वाले में देखते हैं, ये था ए वाला, इसमें चार्ज फ्लो थ्रू द कनेक्टिंग वायर, हाँ, क्योंकि पोटेंशियल सेम होने के लिए इस पर कुछ ना कुछ चार्ज आना जरूरी है। फिर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज डिक्रीजेस। अब देखो चार्ज फ्लो हुआ है तो यहां पे कुछ ना कुछ हीट प्रोड्यूस हुई है, I²R, और हीट प्रोड्यूस हुई है इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी में कमी आई है, तो पोटेंशियल एनर्जी में कुछ ना कुछ लॉस हुआ है। तो क्यों में बोला हुआ है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेज। क्यू ऑप्शन के लिए हमें पोटेंशियल एनर्जी लिखकर देखने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ इससे काम चला सकते हैं कि अगर कंडक्टिंग वायर से ज्वाइन किया है तो चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा और करंट फ्लो हुआ होगा, तो इसका मतलब डेफिनेटली हीट प्रोड्यूस हुई होगी, यानी पोटेंशियल एनर्जी में कमी हुई होगी। ऐसे ही और इसी के क्यू के बाद आर में है नो हीट इज प्रोड्यूस, तो हीट तो प्रोड्यूस हुई है, और द शेल वन हैज नो चार्ज, जबकि इसमें कुछ ना कुछ चार्ज आएगा। सेम ऐसे बी ऑप्शन में जब हम इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, दोनों पर कुछ ना कुछ चार्ज Q1 Q2 आएगा और हीट कुछ ना कुछ प्रोड्यूस हो रही होगी। सी वाले ऑप्शन में क्या है, जैसे हम इन दोनों को कनेक्ट करेंगे तो कनेक्ट करने पर क्या होगा, अंदर वाले पे कुछ चार्ज बचेगा नहीं, क्योंकि यहाँ कुछ चार्ज बच गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, फिर दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो पाएगा। तो सारा का सारा चार्ज जो है वो कहां पर आ गया, बाहर वाली पोजीशन पर। तो चार्ज फ्लो हुआ इससे तो करंट फ्लो हुआ, इसका मतलब एनर्जी में लॉस होगा, हीट प्रोड्यूस होगी। तो अंदर वाले पर चार्ज 0 हो गया, बाहर वाले पर चार्ज है, दोनों पर चार्ज नहीं है, अब केवल एक पर चार्ज है, एक पर चार्ज नहीं है, और करंट फ्लो हुआ है इसलिए कुछ ना कुछ हीट प्रोड्यूस हुई होगी, और कुछ ना कुछ हीट प्रोड्यूस हुई है इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी में कमी आई होगी। और डी वाले ऑप्शन में देखें, डी वाले में पहले से इस पर चार्ज नहीं है, इस पर चार्ज है। अब अगर हम इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं तो इन दोनों को कनेक्ट करने पर क्या होगा, अब चार्ज को बाहर वाले उस पर आना था, लेकिन इसमें तो पहले से बाहर है, इसलिए अब इसमें कोई चार्ज का फ्लो नहीं हुआ होगा। अब जब चार्ज फ्लो ही नहीं हुआ तो हीट प्रोड्यूस ही नहीं हुई होगी, और हीट प्रोड्यूस नहीं होगी तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो सेम बनी रही होगी, यू जो है वो कांस्टेंट बना रहा होगा। तो ये सर्कल है जिसकी रेडियस आर है, और बहुत छोटे शॉर्ट डायपोल पी और √3p रखे हुए हैं, और हमसे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैक्सिमम और मिनिमम पोटेंशियल के लिए पूछा है कि उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, कौन सी पोजीशन वाले पॉइंट्स होंगे। तो अगर एक ही डायपोल होता तो हम फटाफट से बता देते कि एक ही डायपोल होने पर थीटा बराबर 0 डिग्री वाली पोजीशन पर क्या होगा, थीटा बराबर 0 डिग्री वाली पोजीशन पर E यानी एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, 2kp/r³। और मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड तो आया थीटा बराबर 0 डिग्री वाली पोजीशन पर, और मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर आ जाएगा, जहां cos² थीटा जुड़े नहीं यानी 0 हो जाए, तो वो कहां पर हो जाएगा, थीटा बराबर 90 डिग्री पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मिनिमम हो जाएगा, और वैल्यू कितनी जाएगी उसकी, kp/r³। और ऐसे पोटेंशियल की बात करें अपन, तो पोटेंशियल कहां पर मैक्सिमम मिनिमम होगा देखना है, तो V मैक्सिमम जो होगा वो कहां पर हो जाएगा, थीटा बराबर 0 डिग्री पर, यानी kp/r²। अब पोटेंशियल देखो स्केलर क्वांटिटी है, साइन के साथ देखा जाता है, तो पोटेंशियल मिनिमम जो है वो 0 नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो वो माइनस में तो कोई मीनिंग नहीं है उसका। वेक्टर क्वांटिटी को उसका वैल्यू उसके मैग्नीट्यूड से देखा जाता है, यानी 2i और 2 i दोनों एक जैसी ही बात है, दोनों का सिर्फ डायरेक्शन अलग अलग है, बाकी मैग्नीट्यूड एक जैसा है। लेकिन स्केलर क्वांटिटी में 2 वोल्ट और -2 वोल्ट अलग अलग है। तो पोटेंशियल जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो मैक्सिमम तो थीटा बराबर 0 डिग्री पर आई, और मिनिमम कहां पर आ जाएगी, वो थीटा बराबर 180 डिग्री पर। तो पोटेंशियल मिनिमम थीटा बराबर 180 डिग्री पर आ जाएगा, और कितना आ जाएगा, -kp/r²। ये पोटेंशियल मिनिमम की वैल्यू हुई।
तो मैक्सिमम मिनिमम जो आया है वो एक डायपोल के लिए हमको पता है। तो ऐसा करें, इस दो डायपोल को एक ही डायपोल में कन्वर्ट कर दें, तो √3p और p मिलकर कितना हो जाएगा 2p, और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा √3p/p, यानी कितना 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री है, तो यहाँ ये एक्सिस वाली पोजीशन हो गई। अब सवाल क्या रह गया, एक डायपोल जो 2p वैल्यू वाला है उसके कारण हमें पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम बताना है, तो वो इस वाले पॉइंट पर हो जाएगा। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ये r है अगर, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया तो ये हो गया r cos 60 और r sin 60। तो एक का कोऑर्डिनेट आ गया r cos 60 और r sin 60। अच्छा, डायपोल कारण जो वैल्यू यहाँ से डायपोल के कारण r डिस्टेंस पर इधर होगी, वही वैल्यू r डिस्टेंस पर इधर की तरफ भी होगी, 2kp/r³ यहाँ भी और यहाँ भी। तो मैक्सिमम यहाँ भी होगा और मैक्सिमम इस वाली पोजीशन पर भी होगा। तो ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो इसका मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -r cos 60 और -r sin 60, ये इसका कोऑर्डिनेट हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम के लिए कौन से दो पॉइंट आ गए, ए और बी। तो ई मैक्सिमम अगर हमें पता लगाना है तो ई मैक्सिमम कहाँ पर आ गया, ए पर और बी पर। और इसको तो सेंटर नाम देता हूं सी। और उसके अलावा अब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम के बाद मिनिमम देखना है तो वो इस वाली पोजीशन पर आ जाएगा और इसका कोऑर्डिनेट अब आप निकाल ही लोगे। और ये मिनिमम वाली वैल्यू हो गई। और पोटेंशियल मैक्सिमम निकालना है तो पोटेंशियल मैक्सिमम कहां पर होगा, तो पोटेंशियल मैक्सिमम इस एक्सिस वाली पोजीशन पर। तो वो कौन सा पॉइंट हो गया, वो हो गया ए वाला पॉइंट। और मिनिमम कहां पर होगा, यहां वाली पोजीशन पर। तो पोटेंशियल मिनिमम वाली पोजीशन कौन सी वाली हो गई, बी वाली। तो हमने सवाल कैसे किया, हमने दो डायपोल को पहले एक डायपोल में कन्वर्ट कर दिया और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम एक्सिस पर आना है तो एक्सिस पर इन दोनों पॉइंट पर मैक्सिमम है, लेकिन पोटेंशियल यहां मैक्सिमम है तो फिर यहां मैक्सिमम नहीं है, यहां तो पोटेंशियल जो है वो मिनिमम है क्योंकि माइनस में है। तो इस तरह से दो डायपोल को एक डायपोल में कन्वर्ट करके हमने मैक्सिमम मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पोटेंशियल बता दिया। 20 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक लाइट थ्रेड जिसकी लेंथ L है, उससे ये दो मास बंधे हुए हैं और चार्ज Q है इनके बीच का। शुरू में इनके बीच की डिस्टेंस D थी और फिर हम क्या कर रहे हैं, द चार्ज बिगिंस टू लीक, इससे चार्ज कम होना शुरू हो रहा है, Q डिक्रीज हो रहा है। और Q जो डिक्रीज हो रहा है उसके लिए क्या बोला हुआ है कि जो dQ/dt है वो कैसा है, कांस्टेंट रेट से वो डिक्रीज हो रहा है। मान लो उसको K कह दें अपन या C बोल देते हैं, तो C बोल दिया अपन ने इसको। अब वैसे तो क्या है कि इसमें एंगल लगातार बदल रहा है, परंतु जैसे अपन क्या करते हैं कि एक्सेलरेशन बराबर 2t है, तो ये तो लगातार बदल रहा है लेकिन t से t+dt तक अपन एक्सेलरेशन को 2t ले लेते हैं, वरना तो ये t से t+dt के दौरान भी चेंज हो रहा है, t+dt/2 पर dt/2 रहा होगा, t+dt/2। लेकिन dt इतना छोटा है कि हम उस पूरे टाइम के लिए इसको उस dt के दौरान यानी t से t+dt के दौरान 2t ले लेते हैं। ऐसे ही वैसे तो थीटा लगातार बदल रहा है लेकिन हम इसको किसी छोटे से dt टाइम वाले इंस्टेंट के लिए सेम एंगल मानते हुए यानी इक्विलिब्रियम मानते हुए लिख रहे हैं। तो इसलिए मानते हुए लिख रहे हैं इक्विलिब्रियम क्योंकि बहुत छोटे टाइम के लिए हम उसको इक्विलिब्रियम जैसा यानी सेम थीटा वाली जैसी सिचुएशन ले सकते हैं। तो यहां से इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा Fe और Fe, नीचे mg और ये वाला एंगल थीटा। तो यहां से अगर अपन टेन थीटा निकाले तो टेन थीटा क्या बन जाएगा, यहां से Fe/mg। टेन थीटा बराबर Fe/mg में थीटा छोटा है तो टेन थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। साइन थीटा इसलिए लिख रहा हूं मैं यहां पर इसको ताकि रूट पिक्चर में ना आए, बगैर रूट के काम चला लें। तो ये डिस्टेंस x/2, तो साइन थीटा बराबर कितना हो गया, यहां से साइन थीटा की वैल्यू लिखें तो x/2/L। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू लिखें तो जब इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस x है तो कितना बना, kq²/x²/mg। तो यहां से एक टर्म ये वाली और एक टर्म ये वाली, इन दोनों को इक्वेट करें तो x² यहां पर है और x यहां पर है, तो कितना बन गया ये x³ और इधर से क्या है q², तो q² प्रोपोर्शनल टू x³ हो गया। अब क्या है कि हमें क्वेश्चन में वेलोसिटी की प्रोपोर्शनलिटी पता लगानी कि जैसे किसी इंस्टेंट पर ये यहां से चलता हुआ आ रहा था और किसी इंस्टेंट पर यहां पर इसकी वेलोसिटी v है, तो v किसके प्रोपोर्शनल होगा। तो v की प्रोपोर्शनलिटी लानी है तो ऐसा करें, इसको q की सिंगल पावर में बदल देते हैं, उससे क्या होगा फिर उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो q वाली टर्म तो गायब हो जाएगी और सिर्फ x और v ही बचे रह जाएंगे। तो यहां से अपन ने इसको q ले लिया, रूट ले लिया इसका, तो x की पावर 3/2 और फिर डिफरेंशिएशन कर दिया तो dq/dt प्रोपोर्शनल टू x की पावर 3/2 का मतलब कितना हो गया 3/2 और x की पावर 1/2, तो x की पावर 1/2 के प्रोपोर्शनल हो गया। और साथ में क्या आ गया dx/dt,
और dx बाई dt को अपन क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी, और dq बाई dt कैसा है, कांस्टेंट, जिसे हमने c का नाम दे दिया। तो ये है c, ये x की पावर हाफ और ये v, और x की पावर हाफ नीचे चला गया तो v प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, x की पावर हाफ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी x की पावर माइनस हाफ के प्रोपोर्शनल। ये है क्वेश्चन नंबर 20। हेमिस्फीयर का पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। मान लो एक हेमिस्फेरिकल शेल है और इस पे चार्ज q है और हमें इसके सेंटर का पोटेंशियल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे अपन। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, यहां एक और हेमिस्फेरिकल शेल रख देंगे, और अब क्या हुआ, अब टोटल मिलाकर के ये एक होलो स्फीयर हो गया, और होलो स्फीयर हो गया, और इस होलो स्फीयर के कारण अगर अपने को इसकी सरफेस का पोटेंशियल लिखना है तो कितना हो जाएगा सरफेस का पोटेंशियल, टोटल मिलाकर चार्ज कितना हो गया अब इस पर 2q, q और q मिलाकर 2q, और रेडियस है r, तो v बराबर, अब देखो मान लो इसका पोटेंशियल v है तो फिर इसका भी पोटेंशियल v आएगा, तो टोटल मिलाकर 2v लिख देता हूं, इन दोनों का मिलाकर, यानी इसका 2v, तो 2v बराबर k 2q बाय r, और इसमें 2 कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब v बराबर kq बाय r। ये ठीक वैसे जैसे अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया में करते थे कि हाफ पार्ट का इतना तो इस पार्ट का इतना, तो टोटल 2i कर देते थे, है ना। जैसे मान लो इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होता था अपने को, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस वाली डिस्क का, तो अपन क्या करते थे, जैसे इसके अबाउट निकालना था तो एक और डिस्क यहाँ रख देते थे, ठीक वैसे अपन ने एक हेमिस्फीयर यहाँ पर और रख दिया। इस तरह से अपन ने ये वाला पार्ट करने जा रहे हैं, पोटेंशियल इस तरह से लिखा अपन ने, तो v बराबर जो आया उसका वो kq बाय r आ गया। अब देखो इसमें क्या था, पहले तो पूरी तरह से खाली था, फिर और ये कंडक्टिंग दिया हुआ है, कंडक्टिंग दिया हुआ है और पूरी तरह से खाली है, फिर वाटर की ड्रॉप से छोटी छोटी, तो जो वाटर की ड्रॉप है उसका चार्ज अगर q है और पोटेंशियल v है तो v बराबर जो है वो kq बाय r हो गया, और r जो है इस वाटर ड्रॉप की रेडियस है। तो इससे अपन q को लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ q की वैल्यू v r बाय k, इन टर्म्स ऑफ v और r और k, इसके टर्म में अपने लिख दिया। अब क्या ये वाटर ड्रॉप जो है ना वो अपन ने इस खाली हेमिस्फीयर कंडक्टिंग जो है उसमें डाली और इसको भर दिया, तब तक डालते गए जब तक भी भर नहीं गया, भर गया तब तक जो है इसका वॉल्यूम कितना है, इसका वॉल्यूम है 2/3 पाई a क्यूब, ये है a रेडियस के हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, और इसमें अपन ने वाटर जो ड्रॉप जो डाली है उसमें हर वाटर ड्रॉप का वॉल्यूम कितना 4/3 पाई r क्यूब, और ऐसी कुल मिलाकर n ड्रॉप हैं, तो यहां से अपन इसमें रिलेशन बता सकते हैं, 2/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया 2 बार, तो यहां से कितना बच गया a क्यूब बराबर n इंटू 2r क्यूब, यानी 2n इंटू r क्यूब। ये हमने वॉल्यूम कंजर्वेशन का यूज कर लिया। साथ में इन सब ड्रॉप से एक ड्रॉप का चार्ज अगर Q है तो ऐसी n ड्रॉप से मिलाकर के अपन ने यहाँ पर ये स्फेरिकल शेल बनाया है, और इसका टोटल मिलाकर के चार्ज मान लो कैपिटल Q के बराबर है, तो इस कैपिटल Q की वैल्यू किसके बराबर बनेगी, NQ के बराबर। तो ये हमने चार्ज कंजर्वेशन यूज किया, ये हमने वॉल्यूम कंजर्वेशन यूज किया। अब ये एक हेमिस्फीयर है और हेमिस्फीयर का पोटेंशियल जो है वो क्या बनेगा KQ बाय R, R यानी इसकी रेडियस जो भी a के बराबर है। तो कंडक्टिंग होने से, अच्छा इसमें एक बात पे और ध्यान दें आप कि ये जो है हेमिस्फीयर एक ऐसा है कंडक्टिंग, तो वाटर ड्रॉप जो इसको हमने Q चार्ज तक चार्ज किया था या V पोटेंशियल तक चार्ज किया था, तो जैसे वाटर ड्रॉप को यहाँ डालेंगे और सारा का सारा चार्ज सरफेस पर आ जाएगा, है ना। तो होलो हेमिस्फीयर की तरह ये इफेक्टिवली बिहेव कर रहा होगा, किसकी तरह, होलो हेमिस्फीयर। क्यों, क्योंकि सारा चार्ज कहाँ आ जाएगा, सरफेस पर आ जाएगा सारा चार्ज, इसलिए, है ना। कंडक्टिंग शब्द डिफाइन किया हुआ उन्होंने कि भाई कंडक्टिंग हेमिस्फीयर इसलिए डिफाइन किया हुआ है कि वाटर ड्रॉप का सारा चार्ज जो है वो सरफेस पर आ जाएगा। तो यहां से इसका पोटेंशियल लिखना चाहें अपन V1 या V बराबर, तो कितना हो गया KQ बाई A, और Q की वैल्यू किसके बराबर हो गई, स्मॉल NQ बाई A, और N की वैल्यू यहां से डाल सकते हैं, तो N की वैल्यू कितनी बनी यहां से, N बराबर बना A क्यूब अपॉन 2R क्यूब, ये N की वैल्यू उठा करके यहां डाल दिया अपन ने। तो ये क्या K के टर्म्स में देना है बाई एप्सिलॉन 0 के टर्म में, तो K और Q बाई A और N की वैल्यू इधर से डाल देता हूं, तो N की वैल्यू कितनी है, ये है A क्यूब अपॉन और 2R क्यूब। अच्छा KQ की वैल्यू जो है ये इस V के टर्म्स में भी लाना चाहें तो यहां से ये जो KQ है, K को इधर भेज देते हैं, तो जो KQ है उसकी वैल्यू किसके बराबर बनी, KQ बराबर VR। तो ये जो KQ है ना इसकी जगह तो लिख दें अपन VR और बाई 2, और ये हो गया कितना A स्क्वायर अपॉन और 2R क्यूब, और ये एक R और कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया कुल मिलाकर आंसर फाइनली, ये आ गया अपने पास R स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये हो गया VA स्क्वायर बाय 4R स्क्वायर, ये एक 2 ही है यहाँ पर, तो 2R स्क्वायर VA स्क्वायर बाय 2R स्क्वायर, ये इसका पोटेंशियल हो गया। 19 क्वेश्चन में दो मेटेलिक स्फीयर है रेडियस R और 2R के, और एक दूसरे से काफी लार्ज सेपरेशन पर है। लार्ज सेपरेशन क्यों लेते हैं अपन, ताकि
इसके कारण इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्ट ना हो, अफेक्ट नहीं होगा तो फिर हम यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर के लिए ही फॉर्मूला जानते हैं। इस कारण से हम इन दोनों को मेटालिक वाले केस में, कंडक्टिंग वाले केस में वेरी लार्ज सेपरेशन पे रख रहे होते हैं। इनिशियली दोनों का सिग्मा सेम है और फिर हमने इन दोनों को कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया। तो जैसे हम इन दोनों को कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करेंगे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अपने थ्योरी में देखा हुआ है कि जब दो कंडक्टिंग स्फीयर को ज्वाइन करते हैं तो उनमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन रेडियस के रेशियो में हो रहा होता है। तो अगर अपने को बाद में इस पर चार्ज मान लो कुछ Q1 आता है और इस पर चार्ज मान लो कुछ Q2 आता है, तो हमें पूछा है बिगर स्फीयर के चार्ज के लिए बताओ, तो Q2 के लिए बताना है तो रेडियस के प्रोपोर्शनल में बताना है। तो कितना हो जाएगा रेडियस के प्रोपोर्शनल में 2r/3r, यानी 2/3 इसके लिए r के रेशियो में 2/3 ऑफ टोटल चार्ज। अब टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज यानी Q1 प्लस Q2, और Q1 प्लस Q2 कितना बनेगा, ये बन जाएगा 2/3 और इंटू Q1 इज सिग्मा इंटू 4πr², और सिग्मा इंटू इसमें कितना जाएगा 4π इंटू 2r का होल स्क्वायर। तो टोटल मिलाकर कितना हो गया, ये हो गया 2/3 और इंटू 4 यहाँ से आ गया, 1 यहाँ से आ गया, तो सिग्मा इंटू 4πr² इंटू 5। ये तो Q2 आया, लेकिन हमें तो निकालना है सिग्मा 2, तो सिग्मा 2 निकालना है अगर अपने को तो क्या हो जाएगा Q2 अपॉन एरिया, एरिया ऑफ 2, दूसरे वाले का एरिया 2। तो इसका एरिया कितना लिख सकते हैं अपन, ये लिख सकते हैं 4π इंटू 2r का होल स्क्वायर। तो 4π इंटू 2r का होल स्क्वायर से कितना हो गया अपने पास, ये 4πr² तो कट ही गया यहाँ से, और ये बच गया अपने पास कितना 5/4 और इंटू 5/4 πr² कट गया यहाँ से, और 4 यहाँ से बचा रह गया, और सिग्मा की इंटू 2/3, और सिग्मा की वैल्यू कितनी दे रखी है, सिग्मा की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में वो है 12, तो 12 ही हो गया, 12 से 12 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 10। तो इस पे चार्ज डेंसिटी की वैल्यू 10 आ गई। ये क्यू के टर्म्स में था, कोई सिग्मा के टर्म्स में करना चाहे तो सिग्मा के टर्म में ऐसे कर सकता है कि बाद का सिग्मा मान लो इसका सिग्मा 1 है और इसका सिग्मा 2 है, तो सिग्मा 1 इंटू 4πr² और सिग्मा 2 इंटू 4π2r का होल स्क्वायर, यह है बाद का, और पहले दोनों पे सिग्मा सेम था तो सिग्मा इंटू 4πr², तो इससे रिलेशन आ गया सिग्मा 1 प्लस 4 सिग्मा 2 बराबर 5 सिग्मा। साथ में जैसे Q प्रोपोर्शनल टू R होता है जब दो कंडक्टिंग स्फीयर को जो एक दूसरे से काफी सेपरेशन पर और कंडक्टिंग वायर से ज्वाइन करें, तो जब Q प्रोपोर्शनल टू R होता है ऐसे यहाँ सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है। कैसे आता है, वो दोनों तरफ 4πr² से डिवाइड कर दो, यहाँ भी 4πr² से तो ये बन गया सिग्मा, यहाँ भी 4πr² से तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R आया तो सिग्मा 1/σ2 जो है वो 2r अपॉन R हो गया, और यहां से सिग्मा 1 बराबर 2 सिग्मा 2 आ गया। अब सिग्मा 1 बराबर 2 सिग्मा 2 यहां डाल दिया तो 6 सिग्मा 2 बराबर 5 सिग्मा हो गया। सिग्मा की वैल्यू 12 दे रखी थी, इससे हमें सिग्मा 2 की वैल्यू पता लग गई। तो चार्ज के टर्म में कर सकते हैं, सिग्मा के टर्म में कर सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 20 में ऐसा बोला हुआ है अपन से कि कंडक्टिंग मेटालिक स्फीयर है, रेडियस इसकी r है, और इसको साइड वाली पोजीशन से काट रहे हैं। बीच में से हमने जब थ्योरी पढ़ी थी तब काटा था 2 हाफ पार्ट में, अब की बार यहाँ साइड वाली पोजीशन से काट रहे हैं, और ये जो प्लेन है वो यहाँ सेंटर से r/2 डिस्टेंस पर है। अब ये डिस्टेंस r/2 है और माना ये रेडियस स्मॉल r है ये वाली, और ये तो कैपिटल R है इसी, तो अपन यहाँ से स्मॉल r की वैल्यू पता लगा सकते हैं। क्या हो जाएगी स्मॉल r की वैल्यू, r² इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा r² माइनस r²/4 है ना, ये r हाइपोटेनस हो जाएगा, और यहाँ से ये बन गया कितना 3r²/4। अब जो है हमें पूछा है कि इस पार्ट पर जो नेट फोर्स लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा। तो कोई भी छोटे से पोर्शन को लें अगर अपन, तो उस पर dF बराबर dQ इंटू ई रिमेनिंग, तो बाकी सबने जो फोर्स लगाया उसकी वैल्यू है dF, तो सारे dF जुड़ करके, और अपन फोर्स कैसे निकालते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का फायदा उठाते हैं अपन यहाँ पे, और σ²/2 ε0 इंटू ds, और फोर्स को वेक्टरली ऐड करें अगर अपन, तो वेक्टरली ऐड करने का मतलब इसका इंटीग्रेशन कर दें, तो इंटीग्रेशन करें तो इसमें से ये बन गया σ²/2 ε0 इंटू ds वेक्टर, कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगी तो σ²/2 ε0 बाहर आ गया, और यहाँ के क्या बचा रह गया ds वेक्टर। अब जो ds वेक्टर बना रहा उसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा s वेक्टर, एरिया वेक्टर, तो जो एरिया वेक्टर बना है यहाँ पर उसकी वैल्यू क्या बनी है, तो है σ²/2 ε0, और वेक्टर एरिया क्या बनेगा, ये डिस्क वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये जो बन रहा होगा वो इसका प्रोजेक्शन एरिया कहलाएगा, इसका प्रोजेक्शन एरिया। किसी का भी प्रोजेक्शन एरिया निकालना हो आपको तो कैसे निकाल सकते हो, जैसे एक हेमीस्फीयर का प्रोजेक्शन एरिया निकालना है आपको, किसका प्रोजेक्शन एरिया क्या होगा, हेमीस्फीयर का प्रोजेक्शन एरिया क्या होगा। तो मान लो अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ हो और यहां एक डिस्क रख दें तो बताओ टोटल फ्लक्स कितना बनेगा, 0।
अब टोटल फ्लक्स 0 बनेगा, तो अगर इसकी रेडियस r है तो जितना फ्लक्स इस डिस्क से उतना ही इससे। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उससे फ्लक्स से डिस्क से E इंटू पाई आर स्क्वायर, तो इससे भी E इंटू पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब हेमिस्फीयर का एरिया ऑफ प्रोजेक्शन जो बना वो बना E इंटू पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर ना। अब किसी स्फीयर में मान लो ये वाला पोर्शन कट कर रहे हैं अपन इतना, तो यहां जो डिस्क बनेगी वो इसका प्रोजेक्शन एरिया बन जाएगा, क्योंकि ये जितना पोर्शन बना है ये वाला जितना पोर्शन बना है ये वाला, उसमें इसका प्रोजेक्शन एरिया बराबर इस डिस्क का प्रोजेक्शन एरिया। तो अगर इसकी रेडियस स्मॉल r है तो प्रोजेक्शन एरिया कितना बन जाएगा इसका, पाई इंटू आर स्क्वायर। तो ये पाई इंटू आर स्क्वायर में आर स्क्वायर की वैल्यू उठाकर यहां से डाल दो। तो अपन ने क्या किया, हमें निकालना था ये जो फोर्स लग रहा था सारा डीएफ इसका एडिशन, तो इसका एडिशन फोर्स का वेक्टर एडिशन करना था, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन 0 बाहर आया, एस वेक्टर निकालना था। एस वेक्टर निकालने का आसान तरीका क्या चुना अपन ने कि इतने पोर्शन का निकालना है, इस वाले पोर्शन का निकालना है यहां से यहाँ का। तो यहां पर हमने एक डिस्क रख दी, डिस्क कितनी रेडियस की, आर की, तो अभी क्लोज सरफेस बन गया। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टोटल फ्लक्स 0 होना है, इसका मतलब जितना एरिया इसका उतना एरिया वेक्टर इसका होना है, तो वो हो गया कितना, पाई आर स्क्वायर। और पाई आर स्क्वायर की वैल्यू उठा करके यहां से डाल दी, तो हो गया सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन 0 इंटू पाई इंटू 3r स्क्वायर बाय 4। ये तो सिग्मा के टर्म्स में, और अगर आंसर क्यू के टर्म्स में देना है तो क्यू के टर्म्स में कैसे दे सकते हैं, सिग्मा की वैल्यू लिख दो। तो सिग्मा बराबर कितना बनेगा, क्यू चार्ज, कंडक्टिंग स्फीयर है, सॉलिड है तो भी क्या हुआ, चार्ज तो सारा ही सरफेस पर होगा, इस कारण से सिग्मा डिफाइन किया है अपन ने। तो सिग्मा बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन 4 पाई इंटू आर स्क्वायर। ये सिग्मा की वैल्यू डाल देंगे अपन क्वेश्चन में, तो सिग्मा के टर्म्स में ये वैल्यू बन जाएगी, क्यू के टर्म्स में सिग्मा की जगह क्यू की वो वैल्यू। 2 पार्ट 3 के क्वेश्चन नंबर 1 में सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो ए में है द चार्ज गेन्ड बाय अनचार्ज बॉडी फ्रॉम अ चार्ज बॉडी ड्यू टू द कंडक्शन इज हाफ ऑफ द टोटल चार्ज प्रेजेंट। तो क्या दो बॉडी को कंडक्टिंग वायर से ज्वाइन करें अगर अपन, तो क्या चार्ज इन पर आधा आधा आने वाला है, नहीं, हाफ तो तब आएगा जब उन दोनों की आइडेंटिकल साइज होगी, अदरवाइज पोटेंशियल सेम होने तक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और पोटेंशियल सेम होने में क्यू के साथ साथ आर का भी रोल है। मान लो ये स्फीयर है और इसकी रेडियस r1 है और इस वाले की रेडियस r2 है, तो फिर क्या होगा, के क्यू वन बाय आर वन इक्वल टू के क्यू टू बाय r2। तो इसका मतलब r के रेशो में स्फीयर वाले केस में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो इसका मतलब चार्ज हाफ हाफ नहीं होना जरूरी है, पोटेंशियल सेम होना जरूरी है। हाँ, चार्ज हाफ होगा जब दोनों आइडेंटिकल साइज के होंगे। फिर बी में लिखा हुआ है द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द वेलोसिटी। तो क्यू जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। और सी में बोला हुआ है, प्रॉपर्टीज में अपने देखा था कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। चार्ज होगा बॉडी तो मास तो होगा ही होगा, लेकिन मास होने पर चार्ज होना जरूरी नहीं है, क्योंकि बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भी हो सकती है। और डी वाला अपन ऑलरेडी देख चुके हैं कि दो बॉडी जो हैं एक दूसरे को अगर अट्रैक्ट कर रही हैं तो उसका चार्ज होना जरूरी नहीं है, एक न्यूट्रल कंडक्टर को भी इस चार्ज द्वारा अट्रैक्ट किया जा सकता है। इसलिए रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। तो इसलिए कंडक्शन से चार्ज होने की गारंटी नहीं ले सकते, अट्रैक्शन से चार्ज होने की गारंटी नहीं ले सकते, रिपल्शन ही श्योर टेस्ट है इलेक्ट्रिफिकेशन का। यह है 1। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में देखें, 16 में क्या दिया हुआ है अपने को, एक स्फीयर है ये वाला और एक बाहर एक और स्फीयर है, और इस पे कुछ चार्ज दे दिया अपन ने Q, इस पर क्यू चार्ज दिया, A इज गिवन है चार्ज Q और B अनचार्ज है। अब अपन ने क्या किया, इफ नाउ B इज अर्थ, अब B को ग्राउंड कर दिया। अब B को ग्राउंड कर दिया तो ग्राउंड करने का मतलब क्या है, जैसे इसको 0.1 नाम दें तो 1 का जो पोटेंशियल है वो कितना हो जाएगा, 0। अब 1 का पोटेंशियल 0 होने के लिए इसमें कुछ ना कुछ चार्ज रहा हो सकता है। वैसे हम बता सकते हैं कि कैसे साइन का आएगा चार्ज, क्योंकि इसका पोटेंशियल 0 होना है तो इस क्यू के कारण यहाँ पॉजिटिव चार्ज के कारण पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा, तो इस कारण नेगेटिव आएगा, तभी तो टोटल 0 होगा। इसका मतलब x सोल्व करने पर नेगेटिव आने वाला है। जब वन पोटेंशियल लिखते हैं तो किस तरह से लिखते हैं, होलो कंडक्टिंग को होलो नॉन कंडक्टिंग इक्विवेलेंटली माना जा सकता है, इसलिए नॉन कंडक्टिंग की तरह से लिखते हैं। क्यों चुना अपन ने नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग में अपन को सबके कारण लिखना होता है, फिर हमें चिंता नहीं करनी पड़ती कि उसके कारण आएगा इसके कारण नहीं आएगा। तो 1 का पोटेंशियल लिखें, इनकी रेडियस देख लें, इस वाले की रेडियस कितनी रखी है, स्फेरिकल शेल में रेडियस जो है वो मान लो इसकी r है और इसकी कुछ a और b मान लेते हैं, रेडियस लिखी नहीं है अगर इसमें तो v1 लिखे अगर अपन, तो इस क्यू के कारण पोटेंशियल कितना बनेगा, ये बना के क्यू बाई बी, और इसके कारण कितना बना के एक्स बाई बी बराबर 0। तो a और b का फर्क नहीं पड़ा क्योंकि b तो कट ही गया यहाँ से, और x बराबर कितना आ गया माइनस क्यू। तो टोटल मिलाकर चार्ज कितना आया माइनस क्यू। ये x की जो वैल्यू माइनस क्यू आई है वो टोटल मिलाकर के चार्ज है।
अब टोटल चार्ज माइनस क्यू आर, हर सरफेस का चार्ज जानना चाहें अगर अपन तो कैसे बताएंगे? तो यहाँ तो कोई चार्ज रखा नहीं, तो बताओ यहाँ चार्ज कितना आएगा? 0। यहाँ चार्ज कितना? Q। और यहाँ Q क्यों? क्योंकि दोनों का मिलाकर टोटल Q। अब यहाँ गॉसियन सरफेस बनाए तो समेशन Q इन 0, तो यहाँ Q तो सामने कितना? -Q। अब टोटल कितना है? टोटल है -Q, तो बाहर के लिए कितना बचा? 0। ये हर एक सरफेस का चार्ज आ गया। ऑप्शन देखें, द चार्ज अपियरिंग ऑन द इनर सरफेस ऑफ बी, बी की इनर सरफेस पर चार्ज कितना आया? -Q। द फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड ए इज 0। तो ए के इनसाइड तो 0 होगा क्योंकि होलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, पर यहाँ 0 नहीं होगा। यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले क्यू के कारण आ रहा होगा, इस माइनस क्यू के कारण तो 0 होगा, पर इस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा, इसलिए यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो रहा होगा। द फील्ड बिटवीन ए एंड बी इज नॉट जीरो, यस इट इज नॉन जीरो, इट इज ड्यू टू दिस क्यू। और डी में है द चार्ज अपीयरिंग ऑन आउटर सरफेस ऑफ बी, यहाँ पर जो चार्ज आया है वो कितना आया है? 0। इसके बाद 17 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? ये वाला था 16, और 17 वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है अपने को कि एक लार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट है। अब देखो ध्यान दो कि ये लार्ज शीट है, यानी इनफाइनाइट लॉन्ग शीट है। फाइनाइट लॉन्ग शीट होती तो डिस्टेंस डिपेंडेंट फंक्शन हो सकता था इलेक्ट्रिक फील्ड का, पर इनफाइनाइट लॉन्ग शीट है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह यूनिफॉर्म रहेगा, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा होगा, दैट इज सिग्मा बाय 2ε0। अब यहाँ दो स्फीयर रखे हुए हैं और नाम है एक का ए और एक का बी। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इंडक्शन होगा तो यहाँ कुछ माइनस माइनस प्लस प्लस चार्ज आएगा और ऐसे यहाँ माइनस माइनस प्लस प्लस चार्ज आएगा। तो देखो ए और बी में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, क्योंकि प्लस और माइनस पास में है और प्लस दूर में है, तो ए और बी जो है वो एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे? अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो ए बी को अट्रैक्ट करेगा तो एक्शन रिएक्शन से बी भी ए को अट्रैक्ट करेगा। और शीट के कारण ए पर फोर्स देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा, इसका मतलब जितना ई यहाँ है उतना ई यहाँ है, तो क्यू ई जो है वो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, ऐसे यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो इसके कारण इनफाइनाइट लॉन्ग शीट के कारण ए पर फोर्स कितना लगेगा? 0। ऐसे ही बी पर कितना लगेगा? इनफाइनाइट लॉन्ग शीट कारण 0। तो इनफाइनाइट लॉन्ग शीट ए या बी को अट्रैक्ट नहीं कर रहा होगा, लेकिन ए और बी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा होगा। यही कुछ जगह जब सवाल दिया रहता है तो ये शीट फाइनाइट लेंथ की दे रखी होती है। अगर ये फाइनाइट लेंथ की होगी तो फिर ई आर पे डिपेंड करेगा, और आर पे डिपेंड करते ही फिर इन दोनों के बीच भी अट्रैक्शन हो जाएगा। तो अभी लार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट दे रखी है, लार्ज माने इनफाइनाइट लॉन्ग, और इनफाइनाइट लॉन्ग में आर पे डिपेंड नहीं करता, इस कारण से इसके और इसके बीच लगने वाला फोर्स 0 है ना। और लास्ट इसी में 18 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 18 में पॉइंट चार्ज क्यू रखा हुआ है जो सेंटर वाली पोजीशन पर नहीं है, और इस पॉइंट चार्ज क्यू के कारण पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें अगर अपन, तो पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा? तो अपने जानते हैं कि किसी भी चार्ज का जो बाहर नेट इफेक्ट है वो कितना होता है? 0। तो चार्ज का बाहर नेट इफेक्ट 0 होता है। तो यहां जब अपन ने कुछ चार्ज क्यू रखा तो इंडक्शन से यहां कितना चार्ज आया? -Q, और यहां कितना बना? +Q। अब हमें क्या बताना है? हमें बताना है ड्यू टू द चार्ज इंड्यूस ऑन इनर सरफेस ऑफ द कंडक्टर इज 0 ड्यू टू द चार्ज इंड्यूस ऑन द इनर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो इस इंड्यूस चार्ज के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो देखो और सेपरेशन दे रखी है अपने को, ये वाली सेपरेशन कितनी दे रखी है अपने को? यहां से यहां तक की ये दे रखी है R'। तो बताओ बाहर वाले पॉइंट पर अंदर का टोटल इफेक्ट कितना आता है? 0। तो इन दोनों का मिलाकर यहां टोटल इफेक्ट कितना बनेगा? 0। उसमें से केवल इस क्यू का कितना बनेगा? KQ/R' का स्क्वायर। तो केवल इसका बना है KQ/R' का स्क्वायर, इस वाले का, और टोटल 0 आना है तो इस -Q का कितना होना चाहिए? इतना ही, बस अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस -Q का यानी इंड्यूस चार्ज का यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट इतना ही, बस इसके कारण जो डायरेक्शन आई थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट हो गया। और उसके अलावा इसके कारण भी पूछा अपन से कि इस वाले कारण कितना होगा? इस Q वाले कारण, तो एक के कारण KQ/R² हो गया, KQ/R' का स्क्वायर, और ड्यू टू द चार्ज इंड्यूस ऑन द आउटर सरफेस, एक इसके कारण भी पूछा है। और इसके कारण जब पूछा है तो देखो इसकी जो बाहर वाली सरफेस है ये वाली, ये यूनिफॉर्म दे रखी है, यानी ये एक स्फीयर दिया हुआ है, और इस स्फीयर के लिए बाहर वाले पॉइंट के लिए उसे उठा के कहाँ रख सकते हैं? सेंटर पे। तो बताओ इस पॉइंट पी पर जब आंसर निकालेंगे तो इस पॉइंट पी पर इन दोनों का मिलाकर नेट इफेक्ट कितना आएगा? 0। तो इसके कारण इफेक्ट बचा रहा है यहां पर, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? ये चूंकि स्फीयर है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए इसको सेंटर पर रख देंगे, और सेंटर से उसकी डिस्टेंस r दे रखी है, तो कितना हो जाएगा वैल्यू? KQ/R²। अच्छा, किसी को लगे कि बाहर इंडिविजुअल इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा, तो ये अपन ने देखा था एक बार कि
जैसे यहां कंडक्टर रखा अपन ने और यहां कोई चार्ज है, तो इस चार्ज का यहां पर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट आया। अब यहां इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट आया तो उसके कारण इलेक्ट्रॉन चल करके आए। इलेक्ट्रॉन चल करके आए तो आप देख सकते हैं कि इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड आया, तभी तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आया। हाँ, रिजल्टेंट जीरो है लेकिन इंडिविजुअल तो आया ही था। ऐसे ही इन दोनों का मिलाकर के यहां नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट कितना है? जीरो। तो इसका मतलब जितना इसका यहां आया होगा उतना ही माइनस क्यू का यहां आया होगा। तो इस तरह से हमने इंड्यूस चार्ज का यहां पर इफेक्ट बताया। और फिर एक पार्ट में हमसे पूछा था कि बताओ यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो हमने कैसे बताया? इन दोनों का मिलाकर नेट इफेक्ट तो जीरो है और ये एक स्फीयर है जो यूनिफॉर्म शेप का है और यहां चार्ज है और बाहर आसपास कोई चार्ज नहीं है, इसलिए इस पे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा सरफेस पर। इसे उठा के सेंटर पर रख सकते हैं और उसी कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू KQ/R² बोल सकते हैं। तो जी का वेरिएशन देखें अपन, सबसे पहले हाइट के साथ देखें। तो जी का फॉर्मूला क्या देखा अपन ने? जी का जो फॉर्मूला देखा है अपन ने वो है G8 हाइट h या बार वाली पोजीशन पर, वो है GM/R²। अब R क्या है? वो तो हमें फॉर्मूला तो सेंटर से आता है, लेकिन हम फॉर्मूले में H लाना चाहते हैं, तो उसके लिए कैसे ला सकते हैं? देखो H, ये जो स्मॉल r है उसको अपन किसके बराबर लिख सकते हैं? अर्थ की रेडियस r और प्लस h। तो r की जगह डाल दिया अपन ने r+h, तो हो गया GM/R+h का होल स्क्वायर। ये जी की वैल्यू आ गई। तो G8 हाइट h बराबर बन गया अपने पास GM/R+h का होल स्क्वायर। अब जैसे आपको अर्थ की सरफेस से कुछ हाइट पर आंसर निकालना है, जैसे h बराबर 2r पे निकालना है, तो h बराबर 2r पे कितना आंसर आएगा? तो h की जगह 2r डाल दो, तो 2r + r यानी कितना हो गया? 3r। तो 3r का होल स्क्वायर यानी 9r²। अब 9r² जो बना उसमें से 1/9 ऐसे लिख दो, और जो GM/R² है वो G8 सरफेस है, तो यानी G8 सरफेस बाई 9, सरफेस पे जो वैल्यू थी उसका 1/9 वैल्यू हो गया h बराबर 2r पर। तो इस तरह से हाइट के साथ जी का वेरिएशन होता जा रहा है। अब जैसे हमें जी में परसेंटेज चेंज वगैरह निकालना हो तो परसेंटेज चेंज कैसे निकाल सकते हैं? परसेंटेज चेंज अगर हमें निकालना है तो हम ऐसे निकाल सकते हैं G8 हाइट h माइनस G8 सरफेस, क्योंकि हम तो सरफेस पे रहते हैं तो सरफेस या तो ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, तो सरफेस के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। तो G8 हाइट h माइनस G8 सरफेस इंटू G8 सरफेस इंटू 100। इस तरह से हम परसेंटेज चेंज निकाल सकते हैं। अब देखो, वैसे अर्थ की जो रेडियस है वो है 6400 किलोमीटर। अब यहां तो क्या था, मैंने h बराबर 2r लिया तो r के मल्टीपल के टर्म में आ गया, कैलकुलेशन जो है वो फटाफट से हो गई। लेकिन मान लो अब हम 20 किलोमीटर ऊपर ही गए, अब 20 किलोमीटर ऊपर गए तो ये 6400 किलोमीटर ये है और 20 उसमें जोड़ा तो 6420 का होल स्क्वायर की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो हम ऐसा करें कि वो कैलकुलेशन पहले से ही करके रख लें। कब के लिए? जब ये थोड़ा सा ऊपर जाए अर्थ की सरफेस से, यानी फॉर h लेस देन r, यानी अगर h बहुत छोटा हो अर्थ की रेडियस के मुकाबले, तब वाले केस के लिए। तो तब वाले केस के लिए कैसे निकालेंगे? तो G8 हाइट h बराबर GM/R+h का स्क्वायर। अब देखो h बहुत छोटा है, यहां से h बहुत छोटा है, तो यहां से अगर अपन r को बाहर ले लें तो क्या बन जाएगा? ये हो गया 1+h/r का होल स्क्वायर। अच्छा, ये जो GM/R² है ना, इसका नाम क्या डाल सकते हैं अपन? G8 सरफेस, ये वाला, ये इसका नाम क्या है? G8 सरफेस, और ये ऊपर भेज दो तो क्या बन गया? G8 सरफेस इंटू 1+h/r की पावर -2, ऊपर जाकर पावर -2 हो गया। तो G8 हाइट h बराबर, अब देखो बाइनोमियल एक्सपेंशन में हाइट हमको नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि h लेस देन r है, तो h/r लेस देन 1 हो जाएगा। अब h/r लेस देन 1 हो गया तो इसका मतलब बाइनोमियल थ्योरम में आगे वाली टर्म को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो G8 सरफेस और इंटू 1 - 2h/r, ये G8 हाइट h आ गया। अच्छा बताओ, इसकी कोई कंडीशन आई है क्या इस वाले की? हाँ, ये आया है किसके लिए? फॉर h लेस देन r। अगर h लेस देन r नहीं है तो फिर ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अच्छा, इसके लिए भी परसेंटेज चेंज निकाल के रख लें, तो इसके लिए परसेंटेज चेंज निकालें तो यहाँ डाल दो वैल्यू, तो कितना बन जाएगा? देखो, परसेंटेज चेंज में वैल्यू डालें अगर अपन तो ये हो गया G8 हाइट h, ये वाले डालें G8 सरफेस इंटू 1 - 2h/r, यहां डाल दिया अपन ने। तो इसमें से G8 सरफेस तो कॉमन आ गया, क्या बचा? 1 - 2h/r -1, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया? -2h/r, और जो G8 सरफेस ऊपर से कॉमन आया तो नीचे से कैंसिल हो गया, तो -2h/r और इंटू 100%।
अच्छा देखो, ये जो परसेंटेज चेंज का आंसर आया है, इसके साथ कोई कंडीशन है क्या? हाँ, ये तब के लिए है जब h लेस देन r नहीं है, तो फिर इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू डाल करके आंसर निकाल लेंगे। तो हमें इसमें से कुछ वैसे याद नहीं करना पड़ रहा, हमें ये फॉर्मूला याद है तो जरूरत पड़ने पर r को r प्लस h लिख सकते हैं। चाहो तो आप ये ध्यान रख सकते हो कि जब h लेस देन r है, तब उस वाले केस के लिए डायरेक्टली फॉर्मूला क्या बनेगा? g8 हाइट h g8 सरफेस इंटू 1 माइनस 2h बाय आर। तब के लिए जब h लेस देन r है और परसेंटेज चेंज माइनस 2h बाय आर इंटू 100। ये हाइट के साथ वेरिएशन हुआ g का। तो डेप्थ के साथ वेरिएशन देखें अपन, सरफेस से d डेप्थ नीचे, डेप्थ इसलिए d वर्ड यूज कर लिया कि सरफेस से d डेप्थ नीचे की बात कर रहे हैं अपन। तो d को पिक्चर में लेकर के आए, लेकिन फॉर्मूला जो आता है हमको वो तो r के टर्म्स में आता है, सेंटर से डिस्टेंस r के टर्म्स में। तो फॉर्मूले में r को फिर d के टर्म्स में लाना, तो ऐसा करें, इसको ऐसे लिख देते हैं, r प्लस डी इक्वल टू कैपिटल R। तो r प्लस डी इक्वल टू कैपिटल R बनाए तो स्मॉल r को अपन क्या लिख सकते हैं? r माइनस डी। तो इससे क्या है कि d पिक्चर में आ जाएगा। तो क्या होता है फॉर्मूला? ग्रेविटेशनल फील्ड का इनसाइड, अंदर वाली पोजीशन पर, r लेस देन r वाली पोजीशन पर, इनसाइड वाली पोजीशन पर, g इनसाइड है ना, बराबर g m स्मॉल r अपॉन कैपिटल R क्यूब। ये r लेस देन r इनसाइड वाले के लिए फॉर्मूला। अब हमें तो d को पिक्चर में लाना था, तो हमने क्या किया? स्मॉल r की जगह क्या डाल दिया? r माइनस डी। तो यहां डाल दिया r माइनस डी अपॉन r क्यूब। तो यहां से क्या बन जाएगा? ये जी एम अपॉन r क्यूब। अब इसमें से ऐसा करते हैं, g एट डेप्थ d की बात कर रहे हैं अपन, तो डेप्थ d यानी सरफेस से d डेप्थ अंदर में, इसको ऐसे लिख देते हैं, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब एक जो r बचा ना, वो यहां लिख देते हैं। तो यहां क्या बचा? r माइनस डी अपॉन r। और जी एम अपॉन आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं अपन? g8 सरफेस, और ये क्या बन गया? 1 माइनस डी बाय आर। तो g8 डेप्थ d का फॉर्मूला आ गया अपने पास, g8 सरफेस इंटू 1 माइनस डी बाई आर। अच्छा, इसमें अपन ने कुछ अप्रोक्सीमेशन ले लिया क्या? लाइक d लेस देन r और d ग्रेटर देन r? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं लिया। तो पिछले वाले में तो कहता ना, वो जो 2h बाई आर के टर्म्स में जो आया था ना, उसमें तो अप्रोक्सीमेशन था, लेकिन इसमें कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है। यानी लेस वाला हो, लेस वाला हो, या जनरल कुछ भी हो, हर एक के लिए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और परसेंटेज चेंज निकालना चाहे अगर अपन, तो परसेंटेज चेंज कितना हो जाएगा? परसेंटेज चेंज यानी g8 डेप्थ d माइनस g8 सरफेस इंटू g8 सरफेस इंटू 100। तो इसमें वैल्यू डाल दो, तो यहाँ डाल दिया तो ये बन जाएगा g8 सरफेस 1 माइनस डी बाई आर। g8 सरफेस कॉमन आ गया, तो कितना हो गया? माइनस डी बाई आर इंटू 100। ये परसेंटेज चेंज हो गया। तो ये जो फॉर्मूला में निकाला, इसके साथ कोई कंडीशन है? नहीं है, हर वक्त हम इसको यूज कर सकते हैं, डेप्थ के साथ g का वेरिएशन। तो वेरिएशन इन g में परसेंटेज चेंज निकालना है अपने को। h यानी हाइट और d यानी डेप्थ। अर्थ की सरफेस से 64 किलोमीटर ऊपर और 6400 किलोमीटर ऊपर, और ऐसे ही 64 किलोमीटर नीचे एंड 6400 किलोमीटर नीचे। तो अभी जो फॉर्मूला बनाया सीधा उसी का यूज कर सकते हैं अपन। तो फर्स्ट वाले केस में अपने को जब हमें 6400 किलोमीटर पे निकालना है, तो h लेस देन r है, तो परसेंटेज चेंज के लिए अपन सीधा यूज कर सकते हैं क्या फॉर्मूला? ये यूज कर सकते हैं अपन, माइनस 2h बाई आर और इंटू 100। तो इसमें वैल्यू डाल दो, तो हो गया अपने पास कितना? माइनस 2, h इज 64, r इज 6400 किलोमीटर और इंटू 100। तो ये कितना हो गया? ये हो गया अपने पास माइनस ऑफ 2%, यानी 2% की कमी आ जाएगी 64 किलोमीटर ऊपर जाने पर। ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में परसेंटेज चेंज निकालें, तो क्या इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू डाल सकते हैं यहां पर? नहीं, ये तो कंडीशन के साथ था, हमें बगैर कंडीशन के साथ वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो सेकंड पार्ट में अपन को क्या करें कि g8 हाइट h बराबर r पर वैल्यू निकालें पहले। तो क्या बनेगा? gm अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। तो ये बना gm अपॉन 2r का होल स्क्वायर, यानी g8 सरफेस बाई 4। तो अब इसमें परसेंटेज चेंज निकालें अगर अपन, तो हो जाएगा g8 हाइट h यानी gs बाई 4 माइनस g8 सरफेस अपॉन g8 सरफेस इंटू 100, यानी कितना हो गया वाला वैल्यू? माइनस ऑफ 75%। लेकिन डेप्थ के साथ तो कुछ कंडीशन थी नहीं, डेप्थ के साथ तो हमेशा अपन परसेंटेज चेंज के लिए क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं? माइनस डी बाई आर और इंटू 100%। तो इसमें वैल्यू डाल दो, माइनस डी बाई आर यानी 64 अपॉन 6400 किलोमीटर, तो माइनस 1% चेंज। और फोर्थ वाले पार्ट में कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा माइनस 100% चेंज। अच्छा, एक बात पे ध्यान दे सकते हैं आप कि अर्थ की सरफेस से 64 किलोमीटर ऊपर गए तो 2% का चेंज हुआ, और 64 किलोमीटर नीचे गए तो 1% का चेंज हुआ, यानी ज्यादा चेंज यहां पर हुआ ऊपर जाने में। लेकिन
जब हम 6400 किलोमीटर पर गए तो इसमें जो चेंज आया वो 75% का आया, और जबकि इसमें 100% का चेंज आया। तो अलग अलग क्यों? क्योंकि वेरिएशन का ग्राफ जब अभी हमने देखा था ऐसा, तो हमने देखा था कि इसमें क्या है कि शुरू में स्लोप ज़्यादा है जब ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इसलिए शुरू में ज़्यादा चेंज आया, लेकिन बाद में स्लोप जो है वो घटता जा रहा है, और इसमें स्लोप यूनिफॉर्म है, इसलिए ऐसा हुआ इस वाले एग्जाम्पल।